हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और मस्ती के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, एकदम फिट एंड फाइन है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज हम क्या पढ़ेंगे उससे पहले हम एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं हमने पहले क्या पढ़ा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पहले जो है सब्सिस्टेंस क्राइसिस के बारे में पढ़ा था, फ्रेंच सोसाइटी के बारे में पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। एंड सब्सिस्टेंस क्राइसिस में हमने पढ़ा कैसे वहां पे जो है भुखमरी फैली हुई थी, ब्रेड के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो रखे थे, पॉपुलेशन बढ़ गई थी जिसकी वजह से जो है फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ गई थी। बट फूड ग्रेन्स जो है इतना प्रोडक्शन वहां पे नहीं था, तो वहां पे जो लोग काफी परेशान थे, उसके ऊपर से जो है टैक्सेस भी इम्पोज जो है कर दिए गए थे राजा के द्वारा। तो ये सब वहां बहुत परेशानियां चल रही थी। ठीक है, तो अब हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीधा जब रिवॉल्यूशन इस जो है स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इस रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे फ्रेंच सोसाइटी का, वो पढ़ेंगे ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। मतलब जो मिडिल क्लास जो लोग थे उन्होंने क्या एक कल्पना करी कि हम प्रिविलेजेस को खत्म करेंगे। ठीक है, उससे पहले मिडिल क्लास कौन थे? मिडिल क्लास थर्ड एस्टेट के ही वो लोग थे जो मतलब थोड़े एजुकेटेड थे, थोड़े प्रॉस्परस थे। प्रॉस्परस मतलब जिनके पास थोड़ा पैसा वैसा ठीक था। ठीक है, तो देखो पीजेंट्स एंड वर्कर्स। तो पीजेंट्स एंड वर्कर्स का क्या था कि इन लोगों ने भी कोशिश करी थी। ठीक है, अब देखो परेशान है बेचारे, तो कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे ही। तो इन्होंने भी रिवोल्ट वगैरह में पार्टिसिपेट किया था, थोड़ी बहुत कोशिश करी थी कि कुछ चेंज ला सके। बट बेचारे जो है इनके पास इतना नॉलेज नहीं था, इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो थोड़ा सा इनका जो रिवोल्ट था वो खुश हो गया। ठीक है, ये इतना जो है सोशली या इकोनॉमिकली ऑर्डर में इतना कुछ खास चेंज ला नहीं पाए। तो अब ये जिम्मेदारी किसको मिली कि भाई चेंज तो लाना है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राजा तो बहुत दुखी कर रहा है। तो ये जिम्मा उठाया थर्ड एस्टेट के पढ़े लिखे और प्रॉस्परस लोगों ने, यानी कि मिडिल क्लास ने। ठीक है, तो अब मिडिल क्लास के बारे में पढ़ते हैं। मिडिल क्लास कौन है? मिडिल क्लास, ठीक है, द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द एमरजेंस ऑफ सोशल ग्रुप टर्म्ड एज मिडिल क्लास। 18th सेंचुरी के टाइम पे एक ऐसा सोशल ग्रुप इमर्ज हुआ जिसको क्या बोल रहे हैं हम? मिडिल क्लास। ठीक है, कौन है ये लोग? ये है थर्ड एस्टेट के ही अमीर, मतलब अमीर नहीं, थर्ड एस्टेट के ही प्रॉस्पेरस और जो है एजुकेटेड लोग। ठीक है, अब मिडिल थर्ड एस्टेट में भी कौन लोग मिडिल क्लास है? तो क्योंकि थर्ड एस्टेट में पीजेंट्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं और जो है स्मॉल बिजनेसमैन भी है। तो मिडिल क्लास में कौन है? तो मिडिल क्लास में देखो एक है मर्चेंट्स। मर्चेंट्स जो होते हैं जो व्यापार करते हैं, जैसे हीरो का व्यापार, सोने का व्यापार, किसी भी चीज का व्यापार जो करते हैं वो होते हैं मर्चेंट्स। मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो कोई चीज प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कपड़ा बना रहे हैं या फिर कोई भी डेली यूज की चीज बना रहे हैं, वो हो गए मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, और कौन है? लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स या फिर प्रोफेसर्स, ये सब भी थर्ड एस्टेट में थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स जो जो है राजा के जो ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, उसमें जो लोग काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। अब ये लोग पैसा कमा कैसे रहे हैं? ठीक है, ये तो हो गए कौन थे? मिडिल क्लास में, थर्ड एस्टेट में। अब ये पैसा कमा कैसे रहे हैं? ये देखो अपना पैसा कमा रहे हैं ओवरसीज ट्रेड करके। ओवरसीज ट्रेड क्या होता है? ओवरसीज ट्रेड होता है कि जैसे दूसरे देश से कुछ सामान मंगाया, फिर यहाँ पे फ्रांस में बेच दिया, या फ्रांस का कुछ सामान जो है दूसरे देश में ले जाके बेच दिया, तो ये होता है ओवरसीज ट्रेड। ठीक है, और फिर और कैसे कमा रहे हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? वुलन और सिल्क टेक्सटाइल, मतलब वुलन यानी कि ऊनी कपड़े और सिल्क के कपड़े, जो क्या करते हैं? ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है किसी दूसरी जगह पे बेच देना, दूसरे देश में बेच देना। और या तो कैसे इनका बिजनेस चल रहा है, या तो दूसरे देश में बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो इन्हीं की जो अमीर लोग हैं इन्हीं की सोसाइटी में, वो लोग इन चीजों को खरीद ले रहे हैं। ओके, तो इस तरह से इन लोगों के पास जो है अच्छा खासा इनका बिजनेस सेटअप हो रखा है, अच्छा खासा इनके पास एजुकेशन है। तो ये लोग किस क्लास में आ गए हैं? थर्ड एस्टेट के मिडिल क्लास में। ठीक है,
अभी जैसे मैंने बताया ना, अब इन लोगों को जिम्मेदारी दी है कि अब ये लोग कुछ जो है अपने आइडियाज लगाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और धीरे धीरे करके जो है राजा राजा के खिलाफ तरीके के साथ जो है प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये नहीं कि स्टार्टिंग में एकदम से ये लोग जाके सीधा राजा के ऊपर अटैक कर देंगे, एकदम से नहीं हुआ। पहले धीरे धीरे उन्होंने प्रपोजल रखा, जो है असेंबली बनती है, उसके बाद जो है ये बातचीत करते हैं, फिर कुछ रिजल्ट निकलता है, फिर बहुत बाद में जाकर के जो है ये फिर जो है दंगा फसाद होता है। ठीक है, ओके। तो अब मिडिल क्लास जो थे, इनके कुछ आइडियाज थे। ठीक है, ये मतलब किस प्रकार से सोचते थे, किस प्रकार से इनकी एक डेमोक्रेटिक अप्रोच थी कि ये चाहते थे कि राजा ना रहे, ऐसा इनके दिमाग में चल रहा था कि राजा ना रहे, कुछ लोगों की गवर्नमेंट आए, रिप्रेजेंटेटिव वाली गवर्नमेंट आए। ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी में होता है। तो क्या था कि ये लोग चाहते थे कि किसी को भी ना प्रिविलेज बर्थ के अकॉर्डिंग ना मिले। मान लो कोई राजा के घर में पैदा हुआ है तो उसको उसके वजह से कोई प्रिविलेज ना मिले। जैसे प्रिविलेज क्या, कि टैक्स नहीं देना, या फिर कोई कानून तोड़ दिया तो राजा का बेटा है तो उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, वो सुपर 30 थी ना एक मूवी ऋतिक रोशन वाली, उसमें एक डायलॉग था जब वो उनको मोटिवेट कर रहा होता है स्टूडेंट्स को कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ठीक है, तो वही वाली सोच इन लोगों की भी थोड़ी हो रही थी। ठीक है, कि जो अगर बर्थ के अकॉर्डिंग किसी को कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा, मतलब राजा के बेटे को अगर राजा के बेटे होने की वजह से कुछ प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। इतना बहुत है समझाना इस चीज को। ठीक है, समझ गए होगे। दूसरा क्या है, ठीक है, जो सोशल पोजीशन है, किसी इंसान की सोशल पोजीशन, ठीक है, डिपेंड होनी चाहिए किसके ऊपर, मेरिट के ऊपर। मेरिट क्या होता है, मान लो जैसे 12th के बाद, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, जेई का पेपर देते हैं और नीट का पेपर देते हैं डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए। तो उसमें क्या कट ऑफ आती है, जो उस कट ऑफ के पार होते हैं, ठीक है, उनका क्या आता है, मेरिट में नाम आ जाता है, मतलब उनका एडमिशन हो जाता है। और जो वो कट ऑफ से कम होते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता। तो यही क्या होती है, मेरिट, जो काबिलियत रखता है। मेरिट का मतलब काबिल, जो काबिलियत रखता है उसके हिसाब से उसका सोशल स्टेटस होना चाहिए, मतलब उसके हिसाब से उसको कोई पोजीशन देनी चाहिए। ठीक है, राजा भी मतलब उसी को भी बनाना चाहिए जो काबिल है, या फिर कोई ऑफिसर है, ठीक है, उसी को बनाना चाहिए जो उस पोजीशन के काबिल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि राजा का बेटा है तो उसको कहीं का मंत्री बना दिया या फिर उसको किसी कोई ऑफिसर बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, मेरिट बेस पे होना चाहिए कोई भी सोशल पोजीशन। और तीसरा क्या है, दे वांटेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, ये कैसी सोसाइटी चाहते थे, एक ऐसी सोसाइटी जहां पे सबके पास फ्रीडम हो। ठीक है, अब फ्रीडम का ये मतलब नहीं कि गए और किसी के चाटा मार दिया। ठीक है, ये फ्रीडम नहीं होती है। आपके पास फ्रीडम जब ही तक है जब तक आप किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ऐसे नहीं कि मार्केट में निकल गए ऐसे हाथ वाथ हिलाते हुए और जो है 2-4 लोगों को थप्पड़ मार दिया और बोल दिया कि मेरे पास तो फ्रीडम है, उल्टा खिंचा के थप्पड़ पड़ जाएगा। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो फ्रीडम जब तक है जब आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, वो होती है फ्रीडम। ओके, अब इक्वल लॉज मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी गरीब आदमी को तो किसी एक कानून तोड़ने पे कोई सजा मिल रही है, बट वहीं कोई अमीर है या राजा के कोई रिलेशन में है, उसको वही सेम कानून तोड़ने पे कुछ नहीं सजा मिल रही है। तो इक्वल लॉज होना चाहिए। अभी जो मैंने बताया वो इक्वल लॉज का एग्जांपल नहीं है। इक्वल लॉज मतलब कानून सबके लिए बराबर है। अगर मान लो आप मोटरसाइकिल लेकर के रोड पे जा रहे हो, ठीक है, आपका अगर 1000 रुपए का चालान कट रहा है तो जो BMW वाला कोई सेम कानून तोड़ रहा है तो उसका भी 1000 का ही चालान कटना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इक्वल लॉज। अगला क्या है, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब आदमी है तो उसको कोई एग्जाम देने से मना कर दिया जाए, ठीक है, और अमीर आदमी है तो उसको एग्जाम देने दिया जाए। तो अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिले, उसके बाद वो कट ऑफ में कौन आगे निकलता है कौन पीछे रह जाता है वो अलग बात है, वो मेरिट का सवाल आ गया। ठीक है, लेकिन मौका सबको मिलना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि कोई किसी भी वजह से मौका ना पाए। अब अलग अलग क्राइटेरिया होता है हर चीज का, वो बात अलग है। क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो उसमें एलिजिबल होते हैं, तो वो अलग चीज है। लेकिन मौका जो है सबको मिलना चाहिए अगर क्राइटेरिया के हिसाब से एलिजिबल है तो। ओके, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर एलिजिबल भी है क्राइटेरिया के हिसाब से फिर भी उसको बोल दिया चल तू गरीब है, तेरे को हम एग्जाम नहीं दे देंगे, तू जा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे इनके आइडियाज इनके मन में आ रहे थे कि हाँ भाई हम क्रांति ला देंगे, और जो है हमें ऐसा, अब हमें ऐसा सोसाइटी चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा ने कुछ भी करा, जिसको मर्जी उठा के जेल में डाल दिया, अपने तो कोई किसी अपने लोगों को भर भर के जमीनें दे रहा है, जागीरें दे रहा है, और उनको हमारे ऊपर जो है जमींदार बिठा दिए, नोबल्स बिठा दिए, हमारे ऊपर को परेशान कर रखा है, टैक्स वगैरह बढ़ा दिए, जब मर्जी कुछ भी चल रहा है। मतलब जंगल राज होता है ना, जैसे कुछ भी कोई कुछ भी कर रहा है। तो ऐसा नहीं चाह रहे थे, एक प्रॉपर अच्छी गवर्नमेंट चाह रहे थे जो बढ़िया तरीके से काम करे, अच्छे अच्छे आइडियाज जो थे। अब ये आइडियाज का सोर्स क्या है ये समझो। अब ये मिडिल क्लास वाले जो ना, ये जो है आइडियाज कहीं से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर इनके दिमाग में ये सब चल रहा है, ठीक है। अब ये आइडियाज का सोर्स क्या है? अब ये आइडियाज जो मेन आ रहे हैं वो आ रहे हैं फिलोसफर्स से। फिलोसफर्स कौन होता है? फिलोसफर होता है एक ऐसा आदमी जो दूर की सोच रखता है, और दूर की सोच रखते हुए कुछ बुक्स लिखता है, आर्टिकल्स लिखता है कि एक अच्छी सोसाइटी ऐसी हो सकती है। बेस्ट प्लान बताता है कि आपको किस तरीके से गवर्नमेंट को होना चाहिए, किस तरह से राजा को होना चाहिए। जैसे अगर आपको पता हो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जिसका गुरु कौन थे? चाणक्य। उन्होंने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र। उसमें पूरा एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बताया गया किसी एक राज्य को कैसा होना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, सैनिक के क्या कर्तव्य हैं, हर एक चीज डिटेल में उसमें बताई है, ठीक है। वो भी एक जो है फिलोसफर ही थे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है फ्रांस में भी कुछ फिलोसफर्स हैं जिन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, अपने आइडियाज लिखे हैं डेमोक्रेसी से रिलेटेड, ठीक है, मोनार्की से रिलेटेड। तो उसको हम पढ़ते हैं कौन कौन वो फिलोसफर्स थे। आइडियाज ऑफ सम फिलोसफर्स, ठीक है, जॉन लॉक, जीन जैकस रोसियो एंड मॉन्टेस्क्यू। ये 3 फिलोसफर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, चलो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जॉन लॉक के बारे में। ये जॉन लॉक की फोटो है, बढ़िया सा हैंडसम सा आदमी है। ओके, इसने बुक लिखी थी 2 ट्रीटीजेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, ये इसकी बुक का नाम है। इस बुक में इसका जो एक बेसिक आइडिया था, ये क्या कहना चाहता था इस बुक के माध्यम से, वो मैं आपको बता देता हूं। ये बेसिकली कहना चाहता था कि हमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का एक कॉन्सेप्ट चलता था फ्रांस में, उसको बिल्कुल नहीं मानना, और दूसरी चीज एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क को नहीं मानना, मतलब राजा के पास ही पूरी ताकत है, इस चीज को भी हमें क्या करना है? खारिज करना है, ठीक है। ये हमें बिल्कुल नहीं माननी है चीज। अब इसको समझो, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये फ्रांस में लोगों को ऐसे मतलब भ्रमित कर रखा था, ठीक है, कि जो राजा है वो किसका अवतार है? गॉड का। और इसने गॉड ने राजा को भेजा है हमारे ऊपर राज करने के लिए, हमारे लिए फैसले लेने के लिए। अगर राजा हमें कोई पनिशमेंट भी दे रहा है, जो हमने मतलब कुछ किया भी नहीं है तब भी, तो हमें इसको भगवान का आशीर्वाद समझ के ले लेना चाहिए। तो इस टाइप का वहां पे जो है लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट चलता था, जिसकी वजह से लोग जो है काफी परेशान रहे लंबे समय तक। फिर धीरे धीरे करके जो है ये फिलोसफर्स की बुक जो थी, इनके जो आइडियाज थे लोगों तक पहुंचे डिफरेंट तरीकों से। तो ये एक मिसकंसेप्शन लोगों का जो है टूटा, ठीक है। तो ये थे हमारे जॉन लॉक भाई, जिन्होंने क्या बताया? डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन के कॉन्सेप्ट को रिफ्यूट किया। रिफ्यूट मतलब खारिज किया, खंडन किया उसका। एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क, मतलब मोनार्क यानी कि राजा, ठीक है, मतलब राजा के पास ही सारी पावर नहीं होनी चाहिए, सारे अधिकार राजा के पास नहीं होने चाहिए, अधिकार सबके पास बराबर बराबर बटे हुए होने चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये देखो जॉन लॉक की ये बुक 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, दूसरे हमारे जीन जैकस रोसियो,
इन्होंने इसी जॉन लॉक के आइडिया को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हुए समझाया कि जैसे ये क्या कह रहे हैं कि राजा को भगवान का अवतार मत मानो और जो है मोनार्की को खत्म करने की बात कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने बोल दिया कि चलो मोनार्की खत्म कर रहे हो तो उसके बाद क्या करोगे वो मैं बता देता हूँ। देखो, रोस्यू प्रपोज्ड अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। देखो ये जीन जॉकर रोस्यू है, देखो ये भी हैंडसम सा आदमी है एक। तो इसने क्या बोला, जो लोग हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव मतलब जैसे नेता वगैरह होते हैं ना, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हमारे लिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारे और नेताओं के बीच में क्या होता है कि ये हमारे लिए जो है डेवलपमेंट का काम करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ करेंगे, एजुकेशन में कुछ करेंगे, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे, स्कूल्स बनवाएंगे, ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उसी चीज की मतलब डेमोक्रेसी की ये भी बात कर रहे हैं कि जो लोग हैं और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो लीडर्स हैं, नेता हैं, उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि वो उनकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े। रोस्यू की जो बात थी, आइडिया था, वो समझ में आया। अब हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू। ये भी एक फिलोसफर है जिसकी फोटो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी अपनी, है ना। तो इसने क्या प्रपोज करा आइडिया, इसने देखो इसकी बुक का नाम याद रखना, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, तो ये लॉज यानी कहीं ना कहीं कानूनों की बात कर रहा है। तो इसने बोला कि जो गवर्नमेंट की जो पावर होती है ना, अब देखो गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है, तो वो पावर ना डिवाइडेड होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है, मोनार्की में एक बंदे के पास पावर है, इसने बोला एक बंदे के पास पावर होती है तो गड़बड़ होती है देश में। तो इसने क्या कहा कि पावर डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट किसने बताया, मॉन्टेस्क्यू ने। अब कैसे डिवाइड होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए जो है लेजिस्लेटिव सॉरी, एक होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव और एक होनी चाहिए जुडिशरी। ठीक है, लेजिस्लेटिव क्या होती है, जो कानून बनाए। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो उस कानून का पालन करे या फिर डेवलपमेंट का काम करे, और जुडिशरी होती है जो न्याय व्यवस्था संभाले। ठीक है, जो मान लो कोई अगर कानून तोड़े तो उसको सजा देने का काम, न्याय करने का काम वो कौन करे, जुडिशरी का। ओके, तो लेजिस्लेटिव जैसे हमारे यहाँ पे कानून कौन बनाता है, या राज्यों में, स्टेट में विधानसभा बनाती है, और अगर हम देश की बात करें तो लोकसभा, राज्यसभा है कानून बनाने के लिए, है ना। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो जो काम करने के लिए, मतलब जो सरकार चुनी जाती है हर 5 साल में, वो काम करती है देश के लिए, तो एग्जीक्यूटिव हो गया। और जुडिशरी हो गया, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो जुडिशरी हो गया। सिंपल, अपने देश से जो है एग्जाम्पल लेके सीखते रहो आगे। तो ये इस चीज की अब जो है इन्होंने कल्पना करना शुरू कर दिया था, आइडियाज इन्होंने अपने बता दिए थे बुक्स के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। अब दिक्कत क्या है कि जो पीजेंट्स और वर्कर्स हैं, ये सब क्या है, पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है। तो अब एजुकेटेड जो लोग हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है, इस इंफॉर्मेशन को सब तक पहुंचाया जाए, है ना। फिलोसफर्स ने तो अपने आइडियाज दे दिए बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स के थ्रू, लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन लोगों तक कैसे पहुंचेगी, तो उसको भी अभी हम देखेंगे कैसे पहुंचेगी, इसमें लिखा हुआ है, टेंशन मत लो। ठीक है, तो अब उससे पहले एक यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि एक एग्जाम्पल रहा, अच्छा खासा अच्छा एग्जाम्पल रहा फ्रांस के फिलोसफर्स कह लो या पॉलिटिकल थिंकर्स कह लो, उनके लिए। तो अब यूएसए को आजादी मिलती है, मैंने पहले के वीडियो में बताया था ना, यूएसए किसके कंट्रोल में, ब्रिटेन के कंट्रोल में। तो ब्रिटेन से जब यूएसए को आजादी मिलती है तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन किस हिसाब से बनाता है, इस हिसाब से बनाता है कि सब लोगों को अधिकार मिले। और ये जो मैंने बताया ना डिवीजन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, ये भी सबसे पहले जो है किसने अप्लाई करा था, यूएसए ने। ओके, तो ये गारंटी किया इसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर एक इंडिविजुअल के राइट्स की सुरक्षा की जाएगी, उसको अधिकार मिलेंगे, जो कि एक बड़ा एग्जाम्पल रहा पॉलिटिकल थिंकर्स, फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए। पॉलिटिकल थिंकर्स हो जाए है जो राजनीति जो देश में चल रही है उसको क्रिटिसाइज करे और उसको मतलब और बेहतर बनाने के लिए सोचे। ठीक है,
जैसे यहाँ पे सोचा जा रहा था कि अब हमें देश में हमारे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राजा ने तो देश का पूरा मतलब बेकार कर रखा है इस मामला, है ना। ओके, तो अब देखो ये पॉइंट जो अभी मैं बता रहा था, हाउ द आइडियाज ऑफ फिलोसफर स्प्रेड इन फ्रांस, कि जो ये फिलोसफर्स के आइडियाज थे, इन्होंने बुक बना दी, लेकिन जो पढ़ना नहीं जानता वो कैसे इनकी बुक पढ़ेगा, वहां तक भी तो पहुंचना है ना। अब मेजर जनता तो वही है जिसके पास एजुकेशन की थोड़ी कमी है, गरीब जनता बेचारी, पीजेंट्स, वर्कर, ये सब, इनको आइडियाज को फिलोसफर्स कह रहे डिस्कस करे जाते थे, एकदम गहराई के साथ इंटेंसिवली डिस्कस किए जाते थे। कहाँ पे? सलून में, ठीक है। जैसे मान लो तुम बाल कटाने गए हो और वहां पे कोई बैठा है और बता रहा है तुम्हें सारे राजनीति के बारे में, ऐसे होता है ना, यहाँ पे चलता रहता है, बहुत लोग आपस में बात करते हैं। तो एक बार मैं गया था बाल कटाने के लिए, दो लोग, एक था नरेंद्र मोदी का पक्ष, मतलब बीजेपी का पक्ष, एक था कांग्रेस का पक्ष, ठीक है, और वो लिटरली आपस में लड़ने लग गए, पॉलिटिकल मुद्दों पे बात करते करते लड़ने लग गए। तो ऐसा हो जाता है। तो यही जो फिलोसफर्स के आइडियाज थे उस टाइम पे फ्रांस में, जो सैलून्स थे, कॉफी शॉप्स थे, वहां पे लोग बैठ के डिस्कस करा करते थे, ठीक है। और जो था, जो बुक्स और न्यूज़पेपर थे उसके थ्रू तो जो एजुकेटेड लोग हैं उन तक तो पहुंच ही रहा था। अब वो लोग जो है, मतलब जिनको पढ़ना और लिखना नहीं आता, उनके लिए क्या किया जाता था आइडियाज पहुंचाने के लिए, कि these were frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए क्या कर जाता है, जोर जोर से पढ़ के जो है सुनाया जाता था लोगों को। जैसे गांव वगैरह में ऐसा बहुत होता है, जैसे कोई जो गांव में पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, ऐसे चाय की टपरी के पास जैसे मंडली जम जाती है लोगों की, पहले होता था, अब शायद नहीं होता, मंडली जम जाती है और वो न्यूज़पेपर पढ़ पढ़ के लोगों को सुनाता है और सारे बैठ के सुनते हैं। तो ऐसा होता था, अब भी होता हुआ कहीं ना कहीं। तो खबर ऐसे लोगों तक पहुंचाई जाती थी वहां पे फ्रांस में, ठीक है। द न्यूज दैट किंग प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अब ये न्यूज जब लोगों तक पहुंची, अब ये सब चल रहा है, लोग इस तरीके से जो है आइडियाज लोगों के मन में आ रहे हैं, और जो फिलोसफर्स के आइडियाज है वो इस तरीके से, जो अभी मैंने बताया, कॉफी शॉप्स में, सैलून्स में, या तेज तेज बोल करके लोगों को बताए जा रहे हैं। तो ये वाली जो खबर थी कि जो किंग है वो टैक्स बढ़ाने वाला है, इसका दिमाग खराब हो गया है, तो ये भी लोगों के पास, मतलब तेजी से लोगों में फैल गई खबर, ठीक है। तो अब लोग ना काफी गुस्सा हो गए इस चीज को लेकर के, कि हम मतलब अब बहुत ज्यादा परेशान हो गए, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो जो प्रिविलेजेस वाला लोग गुस्सा हुए थे, तो प्रिविलेज को खत्म करने के लिए लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको देखने को मिलेगा इन सब सोसाइटी के, जान लिया आपने, आपको थोड़े थोड़े प्रोटेस्ट आपको अब देखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब लोग जागरूक होने लग गए हैं यहाँ पे, अब प्रोटेस्ट होंगे, उसके बाद जो है रेवोल्यूशन होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, दंगे फसाद होंगे, उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें होंगी। उसके लिए बने रहिए हमारे साथ और आगे पढ़ते रहिए। आज की वीडियो में अभी इतना ही पढ़ा हमने, मिडिल क्लास पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। जो फर्स्ट हमने वीडियो में पढ़ा था ना, कि उसको खत्म कर दिया था, डेमोलिश कर दिया था वो जेल को, तो वही चीज अब यहाँ पे आएगी, उसको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कैसे क्या हुआ था। तो अब तक को आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा एक, कि क्या चल रहा था वहां सोसाइटी में, लोग क्यों परेशान थे राजा से, और क्यों ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि लोग मतलब रिवॉल्यूशन करने के लिए तैयार है, मतलब दंगा करने के लिए तैयार है। एक तरीके से रेवोल्यूशन का मतलब ऐसे दंगा नहीं होता, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कोई चेंज लेके आना। तो यहाँ पूरा चेंज हो गया सब कुछ रेवोल्यूशन के बाद। रेवोल्यूशन वो होता है, उसका पार्ट होता है राइट्स वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह, ये रेवोल्यूशन के पार्ट होते हैं। तो पहले ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, फिर वो कब एक अफवाह की वजह से राइट्स में बदल जाते हैं, है ना, जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। तो ऐसा होता है। तो अब वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसको यहीं अभी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ कमी लगती है तो कमेंट कर देना। ओके बाय, ख्याल रखो, मस्ती के साथ पढ़ते रहो, खेलो कूदो मौज करो। ओके बाय।